हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या हालचाल है आप लोगों के। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुधांशु MBBS एंड सोना मोहिनी बायोलॉजी पर। मैं हूँ सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज का जो टॉपिक है ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, अपने आप में ही पूरा का पूरा चैप्टर है बच्चों। दैट इज ऑल ह्यूमन हॉर्मोन्स। तो जो आपका 11th क्लास की NCERT का लास्ट चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर एक तरह से इंक्लूडेड है आज के लेक्चर में। और हम कोशिश करेंगे 40 से 45 मिनट्स के अंदर ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करने की। कुछ टॉपिक्स को छोड़कर, हार्मोनल रेगुलेशन वगैरह, जो फीडबैक मैकेनिज्म, ये सब टॉपिक है, उनको छोड़कर बाकी पूरा पूरा चैप्टर ही इंक्लूडेड है एक तरह से। क्योंकि ह्यूमन हार्मोन्स हमें बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, उससे निकलते हुए हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, उनके डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है ना, और हार्मोन्स के नाम, राइट। तो ये सारी चीजें फटाफट से कवर करेंगे। एंड यस, अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि क्यों ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों इस वीडियो को आपको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा अच्छे से देखना है। क्योंकि एवरी ईयर अगेन 1 to 2 क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का पक्का आते ही है, जो कि लास्ट में आपको मैं दिखा ही दूंगी PYQs करवाते वक्त। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में भी दूंगी ताकि आप लोग कमेंट करके उसका आंसर मुझे बता सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो सबसे पहले ना मैं ऐसे छोटी हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को कष्ट ना हो पढ़ाई करने में। और अब हम चलते हैं थ्योरी के तरफ, सीधी सीधी थ्योरी के तरफ हम चलेंगे। अब बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बच्चों, सबसे पहले जो हमें पढ़ना रहता है वो होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, जो हॉर्मोन्स वहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 2 तरह के हॉर्मोन्स होंगे। एक होगा रिलीजिंग हार्मोन, एक होगा बच्चों क्या? रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जिसका काम है पिट्यूटरी के हार्मोन को स्टिमुलेट कराना कि ओ ओए रिलीज हो रिलीज हो रिलीज हो, ऐसा वाला हार्मोन। ठीक है, और दूसरा हार्मोन जो होता है वो होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि ये दबाता है सिक्रीशन को, ये सप्रेस करता है, ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को। और पिट्यूटरी हार्मोन को कहेगा ना ना ना, निकलना मत, निकल मत जाइए तुम बाहर से। ठीक है, तो 2 तरह के हॉर्मोन्स होंगे जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। नाउ जैसे कि हाइपोथैलेमिक एक हार्मोन है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, जो कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि वो सिंथेसाइज करके रिलीज करे गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स यानी वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो गोनाड्स पर एक्ट करते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स पर एक्ट करते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड फिर आता है एक सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन, ये भी हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन है। लेकिन स्टैटिन है ना, स्टैटिन है, रुक जाओ स्टैट्स, बने रहो वहीं पे, जहां पर हो वहीं रहो। ठीक है, ये एक तरह का इनहिबिटरी हार्मोन है बच्चों, ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को दबाता है पिट्यूटरी से। नाउ ये हार्मोन ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, फिर वो एक्सॉन से पास होकर रिलीज होंगे नर्व एंडिंग के थ्रू। ठीक है, हार्मोन पिट्यूटरी तक पहुंचेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड तक एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट ये NCERT लाइन है बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में कहां से, किसके थ्रू पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शंस आ सकते हैं ये पोर्टल वो पोर्टल, मेन आंसर है आपका पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। और रेगुलेट करेंगे फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, फिर बात करें अगर हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस के अंदर वो होता है, कंट्रोल में रहता है। ठीक है, न्यूरल रेगुलेशन से। नाउ
बात करते हैं अब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की। हाइपोथैलेमस का आपको समझ में आ गया, सी ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। एक्सॉन से न्यूरल एंडिंग के थ्रू यहाँ पर ये आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और यहाँ पर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन का एक पोर्टल सर्कुलेशन आपको देखने को मिल रहा है। ये हो गया पोर्टल सर्कुलेशन। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल है, यहाँ पर देख रहे हो डायरेक्ट न्यूरल एक कनाल प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड सेला टर्सिका नाम के बोनी कैविटी में लोकेटेड है, और वो हाइपोथैलेमस से एक पतली सी स्टॉक यानी डंडी जैसी स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है। दिख रहा है आपको, ये डंडी जैसा स्ट्रक्चर है। और ये एनाटॉमिकली डिवाइड होता है दो पार्ट में, अडीनोहाइपोफिसिस और न्यूरोहाइपोफिसिस। अडीनोहाइपोफिसिस के दो पार्ट है। अडीनोहाइपोफिसिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोल सकते हैं। न्यूरोहाइपोफिसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोल सकते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब अडीनोहाइपोफिसिस यानी आगे का जो पोर्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस को एंटीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है, और ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, डिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फ्लैट पेग, फ्लैट पेग ऐसे करके याद रखना, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देन अडीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, देन टी से तुम्हारा हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पी से प्रोलैक्टिन हो गया, ई से तुम्हारा हो गया क्या, ई से क्या था, ई से कुछ तो था, और जी से ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ठीक है, ई से क्या है अभी देखना पड़ेगा। ई से कुछ तो है, फ्लैट पेग, पेग PEG था या PAG था, ठीक है, अभी हम देख लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने बोला एडिनो हाइपोफिसिस एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, फिर पास डिस्टालिस भी मैम कह रही है एंटीरियर पिट्यूटरी, तो बेटा जी एडिनो हाइपोफिसिस जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, पास डिस्टालिस और पास इंटरमीडिया, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये दोनों बहुत क्लियरली डिवाइडेड से नहीं दिखते हैं, एक तरह से जुड़े हुए से ही है। इसीलिए मैंने कहा कि एडिनो हाइपोफिसिस दैट इज एंटीरियर। ओके, पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट करता है एक ही तरह का हार्मोन, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट कौन से सेल्स होते हैं? साइट मतलब सेल, मिलानो मतलब मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करने वाला सेल। तो मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ह्यूमंस में पास इंटरमीडिया देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं नहीं कह रही हूं। इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विथ पास डिस्टालिस, ऑलमोस्ट मर्ज्ड है ये पास डिस्टालिस के साथ। फिर न्यूरो हाइपोफिसिस यानी पार्स नर्वोसा भी इसका दूसरा नाम है, हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तीन नाम हो गए इसके, ठीक है, याद रखना। ये स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है दो तरह के हार्मोन को, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। रिमेंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद करने की, कि पार्स इंटरमीडिया सॉरी पार्स नर्वोसा, या हम कह सकते हैं पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफिसिस, जो कि तीनों एक ही चीज है, ये ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन को प्रोड्यूस नहीं करता, सिंथेसाइज नहीं करता, ये सिर्फ स्टोर करता है या रिलीज करता है। सिंथेसाइज या प्रोड्यूस करने वाला जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में वो प्रोड्यूस होगा और फिर वो स्टोर होगा कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। और वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफिसिस, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह के बारे में, कि ये जो हार्मोन्स वगैरह हैं इनके जो डिसऑर्डर्स होंगे वो क्या क्या होंगे और कैसे होंगे। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाए, बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाए ग्रोथ हार्मोन, तो ये अब नॉर्मली बॉडी को ग्रो करवाती है, जिसके वजह से बॉडी जायंट साइज की हो जाएगी, जैगेंटिज्म हम इसको बोलेंगे। और अगर ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रीशन हो गया तो
जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगी, बौनापन आ जाएगा, ठीक है। इसको हम पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन हो जाए, कब, मिडिल एज में, मिडिल एज में अधेड़ उम्र के आदमी को या औरत को एक्सेस सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का होने लग जाए एकदम से, तो कुछ डिसफिगरमेंट होने लग जाती है फेस में, बॉडी में, ठीक है, स्पेशली फेस में। इसी को हम एक्रोमेगाली बोलते हैं, इसी को हम एक्रोमेगाली बोलते हैं, जिससे बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाता है और कभी कभी समय से पहले डेथ हो जाती है, प्री मैच्योर डेथ हो जाती है ना। ये डिजीज बहुत मुश्किल है शुरुआत में डायग्नोस करना, और इसीलिए कई साल तक अनडिटेक्टेड रह जाता है, अनडायग्नोस्ड रह जाता है, जब तक फेशियल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स नोटिस नहीं होने लग जाते तब तक ये अनडायग्नोस्ड रहता है। इस वजह से भी इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ये दिखने लग जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले हार्मोन में बच्चों, दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लैक्टेशन, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू मिल्क फॉर्मेशन। और जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सच सोच रहे हो, क्योंकि ये रेगुलेट कराता है ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड किस में होती है, फीमेल्स में होती है। तो ये फीमेल का एक तरह से हार्मोन है, ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं होता प्रोलैक्टिन, उनमें भी होता है, उनमें कम होता है क्योंकि उनमें मेमरी ग्लैंड्स नहीं है, ठीक है, उनके पास ब्रेस्ट नहीं है, उनमें मिल्क फॉर्मेशन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मिल्क फॉर्मेशन करवाने के लिए प्रोलैक्टिन है। उसके बाद अगला जो हार्मोन है दैट इज योर टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड के हार्मोन को। इज दैट सो सिंपल, फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, सिंपल सी बात है। फिर आ जाते हैं हम लोग अगले में, दैट इज एसीटीएच, दैट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, कॉर्टिकॉइड हार्मोन है, ठीक है। ये एक तरह का कॉर्टिकॉइड है। ये क्या करता है, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उसकी सिंथेसिस और सिक्रीशन करवाता है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकल हार्मोन या स्टेरॉइडल हार्मोन अड्रीनल कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स रीजन है, वो दो पार्ट्स होते हैं एड्रीनल ग्लैंड के, दो पार्ट्स होंगे एड्रीनल ग्लैंड के, ठीक है। ये एड्रीनल ग्लैंड है, अंदर वाला पार्ट मेडुला होगा और बाहर वाला कॉर्टेक्स होगा, ऐसे ही होगा ना। चलो, फिर आता है बच्चों सबका फेवरेट एलएच और एफएसएच, जो मेल और फीमेल में उतना ही स्टिमुलेट करता है गोनाडल एक्टिविटी को, और उसी को हम गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं मेल में। मैंने कल इस पर इंस्टाग्राम पर एक रील बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें और बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ रहा है। आप चेकआउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर। मेल्स में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन। अच्छा, कैसे ये करेगा, ये काम करेगा कैसे, ल्यूटेनाइजिंग याद रखना, एल से ल्यूटेनाइजिंग, एल से लीडिंग सेल, एल से ल्यूटेनाइजिंग, एल से लीडिंग सेल, जिसको जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। अच्छा, एलएच का दूसरा नाम आईसीएसएच भी है, क्या कहते हैं, आईसीएसएच। लीडिंग सेल्स का दूसरा नाम क्या है, लीडिंग सेल का दूसरा नाम क्या है, इंट्रासेलुलर सेल्स, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि सीधा एक्ट करती है लीडिंग सेल्स पर और स्टिमुलेट करती है एंड्रोजन के सिक्रीशन और सिंथेसिस को। एंड्रोजन दैट इज ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, उसमें एक प्राइमरी हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन को प्राइमरीली बनाने के लिए काम आती है। मेल्स में अब एफएसएच का क्या रोल है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा। अब एफएसएच जो है वो सीधा चली जाती है हमारे सर्टोली सेल्स के पास, और ये सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करती है और एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोड्यूस कराने के लिए स्टिमुलेट करेगी ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली हो सके। फिर फीमेल्स में एलएच ओव्यूलेशन कराता है, ये तो जग जाहिर है, सबको पता है। फुली मैच्योर फॉलिकल यानी ग्राफिन फॉलिकल में कॉर्पस लूटियम को मेंटेन कराता है। जो ग्राफिन फॉलिकल के जो बचे हुए रेमिनेंट्स हैं आफ्टर ओव्यूलेशन,
वो बनवाएगा। ठीक है, एफएसएच जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है ओवेरियन फॉलिकल्स का फीमेल्स में। देन हम आ जाते हैं तुम्हारा पार्स इंटरमीडिया के हार्मोन के बारे में, दैट इज एमएसएच। ये एक्ट करेंगे मेलानोसाइट्स पे, यानी मेलेनिन कंटेन करने वाले सेल्स, और पिगमेंटेशन को ये रेगुलेट करेंगे कि किसका कॉम्प्लेक्शन कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें। फिर आ जाते हैं हम लोग बच्चों किस चीज में, पार्स नर्वोसा के हॉर्मोन्स में, दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। ये स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी पर एक्ट करता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है स्मूथ मसल्स में। फीमेल्स में ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूटरस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। मिल्क इजेक्शन कराएगा मेमरी ग्लैंड से। ठीक है, वासोप्रेसिन विल एक्ट मेनली एट द किडनी। वासोप्रेसिन किस तरीके से काम करता है, वासोप्रेसिन को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। एंटी डायूरेसिस करवाना यानी कि यूरिन कॉन्सेंट्रेशन करवाता है। ठीक है, देखो, वास एंटी डायूरेसिस मतलब डायूरेसिस नहीं होने देगा। ये कैसे स्टुमुलेट करेगा रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब पानी की कमी हो जाएगी शरीर में तो पानी को ज्यादा से ज्यादा रिजॉर्ब करवाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को और ज्यादा अब्सॉर्ब करवाएगा बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल, और इससे वाटर का लॉस कम से कम होगा, डायूरेसिस कम से कम होगी, इसीलिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन हम इसे बोलते हैं। नाउ इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, और इसी कंडीशन को बच्चों बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। जब पानी की कमी हो जाती है बॉडी में और एडीएच हार्मोन सही से काम नहीं कर पा रहा होता, उसकी एबिलिटी ही नहीं है वाटर कंजर्व करने की, तो एक्सेस वाटर लॉस के वजह से डायबिटीज इंसिपिडस नाम का एक कंडीशन हो जाता है जिसमें बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ठीक है, फिर पानी चढ़ाना पड़ता है, कभी कभी डेथ वाली सिचुएशन भी आ जाती है। फिर आते हैं हम लोग पीनियल ग्लैंड में बच्चों। पीनियल ग्लैंड जितना प्यारा सा इसका नाम है उतना प्यारा इसका साइज और फंक्शन भी है। छोटा सा, ये मटर के दाने जितना होता है ग्लैंड, और ये सिक्रीट करता है हार्मोन जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। और ये मेलाटोनिन भी बहुत प्यारा सा हार्मोन है बच्चों, क्योंकि ये 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है। जैसे कि आप पूरे 24 घंटे में आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, आपको सुबह कितने बजे आपकी नींद खुल जाती है, रात में कितने बजे आपको नींद आ जाती है, किस टाइम आपको भूख लगती है, किस टाइम आपको प्यास लगती है, एवरीथिंग। अभी तो आप चलो बड़े हो गए हो तो सब कुछ धीरे धीरे आप यूज टू हो गए हो, लेकिन छोटे बच्चे को कैसे पता है कि उसे भूख लग रही है, कैसे उसको नींद आ जा रही है, कैसे उसकी नींद खुल जा रही है अपने आप। तो ये सारी चीजें पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। ये नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल हो गया, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटी, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा मेलाटोनिन। चलिए अब अगले वाले ग्लैंड में आ जाते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, दैट इज थायराइड ग्लैंड। ये दो लोब का बना हुआ होता है, ट्रैकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू की ढक्कन जैसे ऐसे फ्लैप जैसे पार्ट से इंटरकनेक्टेड है, उसी फ्लैप को हम ईस्थमस बोलेंगे। छोटे छोटे फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से बने हुए होते हैं थायराइड के ग्लैंड्स। थायराइड के जो फॉलिकल्स हैं वो फॉलिकुलर सेल से बने हैं, एक कैविटी को चारों तरफ से इनक्लोज करते हैं, दो तरह के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, टेट्राएडोथायरोनिन या T4 भी हम उसे बोल सकते हैं, थायरोक्सिन भी बोल सकते हैं, और ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको हम T3 भी बोलते हैं। T3 T4 का टेस्ट होता है जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो, साथ में आप थायराइड का भी टेस्ट ऑप्ट करते हो, तो T3 T4 दोनों का टेस्ट होता है। दोनों के रिजल्ट्स आते हैं, फिर पता चलता है कि दोनों हार्मोन में कौन ऊपर नीचे है, कौन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, कम सिक्रीट हो रहा है, सब कुछ। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोनल सिंथेसिस इन थायराइड के लिए। यानी कि अगर आपके बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई तो थायरोक्सिन हार्मोन भी डेफिशिएंट
हो जाएगा आपकी बॉडी में। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हमारे डाइट में हाइपोथायरॉयडिज्म करवाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब अंडर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जिससे थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। घोघा हमारे तरफ कहते हैं इस बीमारी को गोइटर हो जाता है, यानी गला ऐसा सूज जाता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो गया तो बच्चे का मैच्योरेशन, डेवलपमेंट सब डिफेक्टिव हो जाएगा, बच्चा स्टंटेड हो जाएगा। क्रेटिनिज्म हम इस कंडीशन को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी ये लाइन लिखी है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, बच्चे का आईक्यू कम हो जाएगा, बच्चे की स्किन अब नॉर्मल हो जाएगी, वो गूंगा बहरा कुछ भी हो सकता है। अडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो सकती है, ठीक है। अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाए ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाती है अब नॉर्मली, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन आ जाता है। अगेन ये भी बॉडी की फिजियोलॉजी को बहुत अफेक्ट करता है। फिर आते हैं एक और टर्म पे, दैट इज एक्सोप्थैल्मिक गोइटर। अब एक्सोप्थैल्मिक गोइटर और नॉर्मल गोइटर में क्या डिफरेंस है? ये एक तरह का हाइपरथायरॉयडिज्म है बच्चों, वो वाला गोइटर हाइपो था, ये हाइपर है, ठीक है। अगेन इसमें भी थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाएगा, आई बॉल्स जो है वो बाहर को निकलते हुए लगेंगे, लगेगा अब बाहर ऐसे गिर ही जाएगा निकल के, इतना बुरा मतलब दिखने में होता है वो, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होना भी तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कुछ भी खा रहे वो शरीर में लग ही नहीं रहा है ना, तो वो शरीर में लगेगा नहीं तो इंसान पतला दुबला कमजोर सा दिखने लग जाएगा, भले वो अंदर से कमजोर नहीं है पर दिखेगा। वेट लॉस हो जाएगी, ठीक है। इसी को कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, इसी को क्या कहते हैं? ग्रेव्स डिजीज कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलो फिर आते हैं हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड में। अगेन ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं ये आपके थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर दोनों लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जैसे ये थायराइड ग्लैंड है मान लो, ठीक है। अब इसके पीछे दो पेयर, मतलब एक पेयर इधर एक पेयर इधर, इस तरीके से पीछे प्रेजेंट होगा, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसको हम पैराथ हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं। इसका काम है बच्चों कैल्शियम आयन के लेवल को, ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को रेगुलेट करना। और कैसे रेगुलेट करना? रेगुलेशन बढ़ा के भी हो सकती है, घटा के भी हो सकती है। तो पैराथ हार्मोन जो है वो बढ़ा के कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाने का काम करता है। किस तरीके से बढ़ाएगा बताओ? आखिर बॉडी में कहां से आ रही है कैल्शियम, कहां से कैल्शियम की लेवल बढ़ रही है? तो बोन से निकाला जाता है, बोन का डीमिनरलाइजेशन करवाया जाता है, बोन का रिसॉर्प्शन कराया जाता है, मतलब कि उसमें से मिनरल्स, मिनरल्स बेसिकली बोन में क्या होंगे? कैल्शियम होंगे, उसमें उससे खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये पैराथ हार्मोन बड़ा जालिम सा समझ लो हार्मोन है, ये बोन में से कैल्शियम खींच लेता है जब उसको दिख रहा है कि ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल से, फिर उसके बाद डाइजेस्टेड फूड से, मतलब बॉडी में जहां जहां उसको कैल्शियम की प्रेजेंस दिखेगी ना, वहां वहां से लूट के लेकर आ जाएगा कैल्शियम। ये कैल्शियम का लुटेरा है बच्चों, इसीलिए हम पैराथ हार्मोन को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, अगेन यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। अब टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, एक और हार्मोन होता है, वो भी काम करता है थायराइड बैलेंस के लिए। वो थायराइड टीसीटी यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो घटाता है, कैल्शियम लेवल को कम करता है ब्लड में से, और वो मिनरलाइजेशन कराता है बोन्स की। चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग थाइमस पे। बहुत ही अगेन ये छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्हा सा ये ग्लैंड है बच्चों, लोबुलर स्ट्रक्चर है, हमारे लंग्स के बीचों बीच प्रेजेंट है, स्टर्नम के पीछे और अओर्टा के पीछे वाले साइड पे, ठीक है, वेंट्रल साइड पर। नाउ मेजर रोल है इसका इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी की जो अच्छी खासी है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों
हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं हो रही है जबकि हम उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, फिर भी उसके पीछे का जो रीजन है वो हमारा थाइमस है बच्चों। ये भी अगेन पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसको हम कहेंगे थाइमोसिन। मेजर रोल है थाइमोसिन का टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में। टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर होता है। ये टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है ये भी इसी थाइमोसिन के वजह से प्रोडक्शन इसका हो रहा है। और एक बहुत बड़ी अच्छी सी बात मैं आपको बता दूं, थाइमस जो है ना वो ओल्ड इंडिविजुअल में डीजेनरेट हो जाता है, जिसके वजह से ओल्ड इंडिविजुअल्स में जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें आप देखोगे कि उनको जल्दी बीमारियां हो जाती है या फिर उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ साथ थाइमस डीजेनरेट करने लगता है, उसकी साइज बड़े से छोटी 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 होते रह जाती है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम्स वीक। अब हम आते हैं नन अदर देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या इम्पॉर्टेंट तो है ही खैर, ऐसा बोल सकते हो कि ये बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है बच्चों। एड्रीनल ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स होते हैं, तो हमारी बॉडी में वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है दोनों किडनी के ऊपर। मैं इसको पर्टिकुलरली पता नहीं क्यों, मतलब आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, आई डोंट नो, मैं इसे समोसा ग्लैंड बुलाती हूँ क्योंकि ये समोसे जैसे शेप का होता है। तो दिस इज लाइक माय पर्सन समोसा ग्लैंड। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से जब मैं पढ़ाती हूँ तो, ठीक है। दो तरह के टिश्यूज से बना होता है। जो बीच में सेंट्रल लोकेटेड टिश्यूज है उनको हम एड्रीनल मेडुला बोलेंगे, और चारों तरफ से किनारे किनारे जो प्रेजेंट है उसे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे। अगेन कॉर्टेक्स से आपको याद आ जाना चाहिए कॉर्टिकॉइड यानी स्टेरॉइडल हार्मोन, जिसको स्टिमुलेट कौन करता है, कौन करता है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कहां से निकल रहा है, पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है, ठीक है। वो भी कौन सा, पास डिस्टालिस से निकल रहा है। चलिए, तो अंडर प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन इसकी कम हो जाए इन हॉर्मोन्स की, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स की, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा अच्छे से, एक्यूट वीकनेस आ जाएगी, फटीग आ जाएगा, जिससे एक डिजीज होगी जिसको हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज। फिर आते हैं हम मेडुला पे। तो मेडुला सिक्रीट करता है दो तरह के हार्मोन, एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं, नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं। इन दोनों को, इन सबको मिला के कैटेकोलामीन्स बोला जाता है। कैटेकोलामीन्स, ठीक है। रैपिडली सिक्रीट होता है इन रिस्पॉन्स टू, जब भी कोई स्ट्रेस आ जाए, ठीक है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, इसीलिए हम इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, हार्मोन ऑफ फ्लाइट और फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें एड्रिनलिन रश हो जाता है। ऐसे मान लो क्रश ने रिप्लाई कर दिया तुम्हारे मैसेज का, एकदम से एड्रिनलिन रश होगा। टीचर ने एकदम से अनाउंस कर दिया कोई सरप्राइज टेस्ट, एकदम से तुम्हारा एड्रिनलिन रश होगा। कोई तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है, अरे मैं क्या ही बोल रही हूँ, मतलब ऐसे स्कूल में फ्रेंडली वाला कि आओ मेरे से भिड़ो, तो तुम्हें एड्रिनलिन रश होगा, ठीक है, फाइट करने का मन करेगा। सो ये हार्मोन अलर्टनेस बढ़ाएगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसको पाइलो इरेक्शन बोलते हैं, पसीना आने लगेगा, स्वेटिंग होगी, ठीक है। बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, हमारा दिल धक 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 करने लगेगा, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन आएगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। कैटेकोलामीन्स ग्लाइकोजन का भी ब्रेक डाउन करता है। क्यों कर रहा है ग्लाइकोजन, क्योंकि देखो उसको पता है, कैटेकोलामीन्स को पता है कि भैया बहुत ही इंटेंस सिचुएशन है, फाइट करो या तो भाग जाओ, दोनों के लिए एनर्जी लगती है। एनर्जी कहां से मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी, और अगर क्या पता ब्लड में उतना ग्लूकोज ना हुआ उस टाइम तो ये फटाक से ब्रेक डाउन करेगा ग्लाइकोजन का, ताकि जल्दी से ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े और उस इंसान को ताकत मिले फाइट करने की या फिर फ्लाइट करने की, भाग जाने की, ठीक है। और लिपिड और प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन कर देता है वो समय, मतलब अगर वैसा सिचुएशन है तो। चलिए अब आते हैं हम लोग पैनक्रियाज में बच्चों। बड़ा ही प्यारा सा ये भी हमारा ग्लैंड है, और ये थोड़ा सा दोगला सा ग्लैंड है बच्चों, कॉम्पोजिट ग्लैंड हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है, एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है। एक्सोक्राइन की तरह कब काम करता है, जब ये एंजाइम्स वगैरह
वगैरह सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कब काम करेगा, जब पैनक्रियाज में जो ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं ना, 1 to 2 मिलियन ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, जो कि पैनक्रिया के टिश्यू का सिर्फ 1 से 2% ही कंस्टिट्यूट कर रहा है। बाय द वे बहुत छोटा सा पोर्शन है पैनक्रिया का, लेकिन वही 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। दो टाइप के हार्मोन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास के रिलीज करेंगे, एक होगा अल्फा सेल, एक होगा बीटा सेल। अल्फा सेल रिलीज करता है, सिक्रीट करता है हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागन, और बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन, ठीक है। अब जल्दी से देखो क्या काम है इन सबका। ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन है, इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए रखना या नॉर्मल रखना, ठीक है। ग्लूकागन सीधा सीधा लिवर के सेल्स पे एक्ट करेगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन की लिसिस करवाना, तोड़ना, ताकि ग्लूकोज रिलीज हो सके, और इंक्रीज कराएगा ब्लड शुगर लेवल को। इसी को हम हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन कहते हैं। ये हार्मोन कभी कभी प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करा देता है, जिससे अगेन हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के अलावा दूसरे सोर्सेस से ग्लूकोज निकालना, ठीक है। लिपिड, प्रोटीन, इन सबको तोड़कर किसी तरह ग्लूकोज बनवाना, ये होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकागन रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन, इसीलिए हम इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाने का काम करेगा, ग्लाइसीमिया करवा देगा, यानी ग्लाइसीमिया नहीं, सॉरी ये गलत वर्ड है, जो कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ाएगा, हाइपर, ठीक है। फिर आता है इसके जस्ट ऑपोजिट वाला हमारा शांत स्वभाव का इंसुलिन। अगेन ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, इसका काम है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। अगर उसे दिख रहा है कि ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई है ग्लूकागन की वजह से, तो ये हेपेटोसाइट्स पर एक्ट करेगा, अडीपोसाइट्स पे एक्ट करेगा, उनको कहेगा कि अपना ग्लूकोज आप लोग वापस ले जाइए। इसीलिए जब शुगर की बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है ब्लड में, तो लिवर और हमारा जो फैट का लेयर है, स्किन के नीचे जो फैट का लेयर है, उसमें जाके एडिपोज टिश्यूज में और हेपेटोसाइट्स यानी लिवर में जाके ये सारा ग्लूकोज जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करा रहा है, बेसिकली इनहैंस करा रहा है ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को, ये और यूटिलाइज करवाएगा, ठीक है। इससे रैपिडली ग्लूकोज भागेगा ब्लड से लिवर के सेल्स और हेपेटोसाइट्स में, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो गई। इंसुलिन का काम ये भी है कि वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा, जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट ग्लूकागन इज डूइंग। जो ग्लूकागन कर रहा है बस उसका उल्टा ही ये कर रहा है। इन द टारगेट सेल्स ग्लूकोज की जो होम्योस्टेसिस ब्लड में है मेंटेन, ठीक है, वो दो तरीके से हो रही है, इंसुलिन और ग्लूकागन की वजह से। तो ये दोनों कहीं ना कहीं अपना फीडबैक मैकेनिज्म चालू रखते हैं ना। बहुत टाइम तक अगर हाइपरग्लाइसीमिया रहा, यानी कि अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा रहा बहुत लंबे टाइम तक, तो एक डिसऑर्डर हो जाता है, और इसी डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। जो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी, आपको पता है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। ये एसोसिएटेड होती है लॉस ऑफ ग्लूकोज की थ्रू द यूरिन एंड हार्मफुल कंपाउंड जैसे कीटोन बॉडीज बनने लग जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन थेरेपी से ट्रीट किया जाता है। फिर आ जाते हैं हम लोग गोनैड्स में, दैट इज टेस्टिस। अब टेस्टिस जो है कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चों, लड़कों बताओ कहाँ होगा, स्क्रोटल सैक में, ठीक है। मेल इंडिविजुअल्स में दो फंक्शंस इसके होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों तरीके से। टेस्टिस बना हुआ है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से और स्ट्रोमा या इंटरस्टिशियल टिश्यू से, ठीक है। नाउ लीडिंग सेल जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है, वो प्रेजेंट होते हैं इंटरट्यूबुलरी स्पेसेस में, ठीक है। और वो एंड्रोजन्स
हार्मोन को प्रोड्यूस करवाएंगे जिसमें मेनली टेस्टोस्टेरोन आता है। एंड्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कौन से होते हैं मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। ठीक है, ये सारे हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर को, अग्रेसिवनेस को, लो पिच ऑफ वॉइस को। एंड्रोजन मेजर रोल क्या कहते हैं प्ले करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन्हीं एंड्रोजन की वजह से, मेल सेक्स हार्मोन की वजह से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन अच्छे से हो सकता है। ठीक है, ये एंड्रोजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पे एक्ट करके मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर, जिसे लिबिडो भी बोला जाता है, उसे इन्फ्लुएंस कराएगा। ठीक है, देन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी इनका काम होता है। फिर आ जाते हैं हम ओवरीज में। ओवरीज जो कि फीमेल में पाई जाती है, कहाँ प्रेजेंट होती है? एब्डोमेन में। ये क्या है? फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, हर महीने एक एक ओवम इस मतलब ओवरी से निकलता है और रिलीज होता है, और उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। पूरा का पूरा साइकिल है वो। ओवरी प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है, कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी बनी होती है ओवेरियन फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यूज की। ईस्ट्रोजन का काम है कि वो सिंथेसाइज और सिक्रीट होगा ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल से। ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल रप्चर हो गई, दैट इज ग्राफिन फॉलिकल, वो कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस लूटियम में, और वो कॉर्पस लूटियम लगातार प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती रहती है, जिसका काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। इन केस प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई है तो ये कॉर्पस लूटियम फिर डीजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और खत्म हो जाएगी। ईस्ट्रोजन का काम है स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, डेवलपमेंट कराना ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल का, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, अगेन लिबिडो के लिए। ठीक है, ईस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट करता है फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर, दैट इज लिबिडो को। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी, ये मेमरी ग्लैंड पर एक्ट करके एल्वियोलाई का फॉर्मेशन कराता है। एल्वियोलाई क्या है? जहां पर मिल्क का स्टोरेज हो रहा है और मिल्क का सिक्रीशन वहां से होता है। तो हमारा ये पूरा का पूरा समझ लो बच्चों, थ्योरी कवर हो चुका है। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस नाउ। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फटाफट से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, कोलिसिस्टोकाइनिन, प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टिमुलेट करना फॉर्मेशन ऑफ एल्वेओलाई इन मेमरी ग्लैंड। ये किसका काम है? ये किसका काम है? अभी जस्ट पढ़ा है हम लोगों ने, प्रोजेस्टेरोन का काम है। एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करना किसका काम है? स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। ये किसका काम है? कॉर्टिसोल का या एल्डोस्टेरोन का? किसका काम है? जल्दी बता दीजिए। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस। तो ये काम होता है कोलिसिस्टोकाइनिन का। ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, बट ये है इसी का काम। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कभी कभी ना आ जाता है बच्चों को डाउट कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन में। तो फटाफट से ना मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को समझाती हूँ कि ये कैसे होगा। देखो, कॉर्टिसोल जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई इस तरीके की इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होती है बॉडी में, तो स्टेरॉइड मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो स्टेरॉइडल हो। कहते हैं ना, स्टेरॉइडल दवाइयां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बेसिकली दोज आर कॉर्टिसोल। ठीक है, तो कॉर्टिसोल होगा यहाँ पर एंटी इंफ्लेमेटरी वाला, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? रिजॉर्प्शन करेगा सोडियम आयंस के। तो बेसिकली व्हाट इज योर आंसर? क्या हो गया तुम्हारा आंसर? आंसर हो गया तुम्हारा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। बी इज योर राइट आंसर। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दूंगी होमवर्क के लिए, ताकि तुम लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताओ। जो नहीं आ रहा वो मुझसे पूछो। अगेन, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज हो रहा है? कॉर्पस लूटियम से। रिलैक्सिन कहाँ से रिलीज हो रही है? ओवरी से। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? पार्स इंटरमीडिया से। कॉर्टिकोलामीन्स कहाँ से रिलीज हो रही है? एड्रीनल मेडुला से। ठीक है बच्चों,
चलो तो आंसर हो गया तुम्हारा, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1, ए 4, बी 2, सी 1 और डी 3, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन इसी साल पूछे गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन है 2026 इस बार जो थर्ड। अरे ये क्या हो गया, खत्म क्यों? थैंक यू नहीं करना है, अभी अभी थैंक यू वाला टाइम नहीं है। चलो चलिए ठीक है, 2026 और ये भी क्वेश्चन इसी साल 2026 में पूछा गया था बच्चों। फिर 2025 यानी पिछले साल वाले नीट के एग्जाम में देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था। फंक्शन ऑफ एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन करता है, डायलेशन करता है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, क्या ये ग्लूकोज को बढ़ा देगा? हाँ जी बढ़ा देगा। पाइलो इरेक्शन कराता है? हाँ जी कराता है। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है? हाँ जी ये करता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाना चाहिए बी, सी एंड डी ओनली, यही होना चाहिए जितना मुझे लग रहा है। बी सी डी ही होना चाहिए, है ना। चलो तो आंसर हो गया डी। Then, which of the following hormone released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? मैंने क्या बोला था? हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हो रहा है दो हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, जो पोस्टीरियर वाले हॉर्मोन्स है। और फिर वो सीधा न्यूरल कनाल होते हुए चला जाता है कहां पर? पार्स नर्वोसा में, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, इसमें तो आंसर दिया ही नहीं है। अच्छा दिया है क्या? हाँ एडीएच दिया तो है। वासोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। फिर आ जाते हैं इसमें हम, देखो अगेन पिछले साल दो क्वेश्चन आए यहाँ से 2025 में। फिर अगेन एक और क्वेश्चन है, हार्ट क्या रिलीज करता है? एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। किडनी क्या रिलीज करता है? एरिथ्रोपोएटिन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिक्रेटिन और एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन। आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो बी विल बी द राइट आंसर। फिर व्हाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट? नीट 2025 में तीसरा क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा जा चुका है बच्चों। डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन ओरली क्यों नहीं दिया जा सकता? मतलब दवाई जैसे लोग खाते हैं वैसे क्यों नहीं खा सकते? ऐसा क्यों होता है बताओ, सोचो इसके बारे में। ओरली क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन बेस्ड मॉलिक्यूल है। जैसे हम दूसरा बाकी सारा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वैसे ये इंसुलिन भी जो कि एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है, ये इसमें भी तो प्रोटीन है, ये भी तो प्रोटीन बेस्ड है। ये भी तो क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ओरली देना इट इज नॉट फीजिबल। ये डाइजेस्ट हो सकता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, इसीलिए हम इसे ओरली नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें से स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन सा है? कौन सा है? कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकागन। इसमें से आपको बताना है स्टेरॉइडल हार्मोन कौन कौन से हैं। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2024 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। सोचो सोचो, देखो स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं और लिपोफिलिक होते हैं, यानी फैट सोल्यूबल होते हैं नेचर में। ठीक है, स्टेरॉइडल हार्मोन फैट सोल्यूबल होते हैं नेचर में। तो कॉमन जो एग्जाम्पल है इसका स्टेरॉइडल हार्मोन का, वो होता है कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये अलग अलग डिफरेंट उसमें रेगुलेटरी फंक्शंस इन द बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोर्टिसोल। एक ट्रिक बता देती हूँ, जिस भी हार्मोन का के लास्ट में ओल या ओन आता हो, ठीक है, तो वो समझ लो। अच्छा ये यहाँ पे लिखा है नॉट, अच्छा तभी मैं सोचू कि प्रोजेस्टेरोन भी तो है। नॉट में हो जाएगा ग्लूकोज बच्चों, ग्लूकागन इज नॉट स्टेरॉइडल। तो देखो कोर्टिसोल ओल आ रहा है,
ओन आ रहा है, ओन आ रहा है, तो ये सारे स्टेरॉइडल हार्मोन हो गए। ये सारे क्या हो गए? फैट सॉल्यूबल हार्मोन हो गए। ठीक है, इसे डिराइव किया जाता है फ्रॉम कोलेस्टेरॉल डिराइव्ड हार्मोन है ये सारे। समझ में आ गई? कोलेस्टेरॉल ऑल आ गया उसमें भी, है ना। चलो फिर लास्ट में नहीं, अभी और क्वेश्चन है बट वो मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक्सोप्थैल्मिक गोइटर, एक्रोमेगाली, कुशिंग सिंड्रोम, क्रेटिनिज्म। अब इसमें ना थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैंने अभी आपको सारी चीजें समझाई है। गोइटर और एक्सोप्थैल्मिक गोइटर में मैंने क्या डिफरेंस आपको बताया था बच्चों, कि गोइटर में हाइपो गोइटर जो होता है नॉर्मल गोइटर, वो हाइपो सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन का। एक्सोप्थैल्मिक गोइटर जो होता है वो हाइपर सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। एक्रोमेगाली क्या चीज है? एक्रोमेगाली क्या चीज है? जब एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, किसका? किसका एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है बच्चों? सोचो, किसका एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन का। किस टाइम पे? किस टाइम पे? मिडिल एज में। ठीक है, फिर आता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम का मतलब होता है जब कॉर्टिसोल का एक्सेस सिक्रीशन हो जाए, मून फेस हो जाए और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाए। और बचा क्या? क्रेटिनिज्म, जब ग्रोथ हार्मोन बहुत अंडर सिक्रीट हुआ है, स्टंटेड ग्रोथ हो गई। क्रेटिनिज्म यानी कि बौनापन। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2, यानी डी विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। पहला क्वेश्चन है पैराथ हार्मोन। ठीक है, पैराथ हार्मोन ध्यान से सुनो, कैल्शियम से रिलेटेड होता है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये एड्रिनलिन से रिलेटेड होता है। ठीक है, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगेन किस चीज से रिलेटेड होता है? थायराइड के कौन से 2 हार्मोन से? T3 T4। मेलाटोनिन ये क्या करता है? मेलाटोनिन क्या करता है? स्लीप वेक साइकिल, बॉडी का डायurnal रिदम बनाता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे बताएंगे, और 10th वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। अगेन एपिनेफ्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन पेप्टाइड हार्मोन है। हार्मोन्स जो इंटरैक्ट करता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, वो एंटर नहीं करता टारगेट सेल में, लेकिन वो सेकेंड मैसेंजर जनरेट कर देता है। आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। हार्मोन जो इंटरैक्ट करता है इंटरसेलुलर रिसेप्टर से, वो जनरेट करता है जीन एक्सप्रेशन, लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इंसुलिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, क्या ऐसा सच है? आपको बताना है 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या वो ए बी होगा, क्या वो सीई होगा, क्या वो सी डी होगा, या वो बी सी होगा? तो आप लोग मुझे इन 2 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, एंड मैं देखूंगी कि कितने बच्चों के आंसर सही है। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चों। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से अब समझ में आ चुकी है, एंड ये टॉपिक्स छोड़ो, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। सो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगेन एक बेहतरीन धुआंधार धांसू टॉपिक के साथ, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।